हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग उपयोगिता जो कल हमने पढ़ा था, है ना, उपभोक्ता संतुलन चैप्टर में, उसमें हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम। पर कल का थोड़ा सा कुछ कंप्लीट करना बाकी है, पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चेक कर लें अपन, हम लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर में समझ चुके हैं उपयोगिता क्या है, उपभोक्ता कौन होते हैं। ठीक, उपयोगिता को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए दो दृष्टिकोण हैं, गणनावाचक, राइट, और उसके बाद में कौन सा, क्रमवाचक। हमने दोनों को इनको समझा। इसके बाद में हमने उपयोगिता की विशेषताएं देखी बेटा, और विशेषताओं के बाद में हमने समझा उपयोगिता दो प्रकार से है। दो तरह की उपयोगिता अध्ययन में काम आती है, एक तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। इसको हम अच्छे से समझ चुके थे। सीमांत उपयोगिता क्या होती है ना, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक, इसको हमने इस तरीके से सारणी में भी समझा था। और इसी का आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर एक ग्राफ बना हुआ है। पेज नंबर 4 पे देखिए, कुल उपयोगिता के ऊपर, राइट। इसको समझना बाकी था सिर्फ। तो यहाँ पर आपको सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बनाया हुआ है। ये एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आप एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, राइट, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 40 की। फिर आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं, एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं मतलब एक और पानी पताशा खाते हैं या एक और रोटी खाते हैं, कुछ भी, राइट, कंटिन्यू, तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। ये दो पर कितनी हो गई, 30। फिर जैसे 2 से आगे 3 पर आए तो ये कितनी हो गई, 20, राइट। फिर जैसे 3 से 4 पर आए तो ये कितनी हो गई, 10। तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे एक एक यूनिट हम आगे बढ़ रहे हैं, सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घटती जा रही है, राइट। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, सीमांत उपयोगिता हास नियम, यही है, और कुछ नया नहीं है। पर आप देखेंगे बहुत आसान है ना, यही है सीमांत उपयोगिता हास नियम, यही है कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट आगे कंज्यूम करते जाएंगे, प्रत्येक यूनिट से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी। हाश का मतलब क्या होता है, हाश का मतलब क्या होता है, हाश का मतलब डेप्रिसिएशन, 11th में पढ़ा था अकाउंट में, घटना, राइट, कमी होना। वो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट आगे बढ़ते जाएंगे, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी। यही सीमांत उपयोगिता हास नियम है। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया। यहाँ पर देखिए 5वें पॉइंट पर बी पर क्या हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट, जहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, पूर्ण संतुष्टि। अब इससे ज्यादा नहीं। आप मुझे एक बात बता सकते हो, जैसे छठी यूनिट पर कितना माइनस हो गया ना, ये ऋणात्मक हो गया है ना, और ये 7वीं यूनिट पर कितना हो गया, -20। मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बी से ज्यादा, ये बी वाला पॉइंट दिख रहा है 5 यूनिट, क्या इससे ज्यादा कोई व्यक्ति किसी कमोडिटी को खरीदेगा, कंज्यूम करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा यहाँ पर आप उपभोक्ता को बेवकूफ मत समझना। उपभोक्ता कौन है, समझदार है ना। जब उसको मालूम है कि इससे ज्यादा और कंज्यूम करने पर, उपभोग करने पर उसको ऋणात्मक संतुष्टि प्राप्त होगी, तो वो व्यक्ति इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। वो जो कल मैंने जीजाजी वाली बात बताई थी, शादी वाली, वो मजबूरी थी, तो मजबूरी वाली बात तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही ना। सामान्य स्थितियों में एक उपभोक्ता ऐसा नहीं करेगा कि इससे आगे चला जाए। ये याद रखना, हो सकता है पॉइंट पूछ ले, जैसे सीबीएसई में ऐसे टेक्निकल प्रश्न पूछते हैं, एमपी बोर्ड में तो सीधे सीधे आते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया। कुल उपयोगिता हम पढ़ चुके थे। ठीक, कुल उपयोगिता क्या है। फिर आता है सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध, मतलब सीमांत और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है, तथा अथवा तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के संबंध की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आता है। दोनों के बीच में क्या पूछता है, वो संबंध पूछता है, आपको उसको समझाना होगा। उसको समझाने के लिए आपको क्या करना है,
आप ये वाला जो डायग्राम जो इसके नीचे आएगा एक डायग्राम पेज नंबर 5 पे, है ना, ये वाला, राइट, पेज नंबर 5 वाला डायग्राम, और ये जो पेज नंबर 4 वाला जो अपन ने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए कल देखा था, ये बनाना होगा 5 नंबर में है तो, ठीक। 4 नंबर में है तो सिर्फ आप इसके बारे में थ्योरेटिकल लिख के और ये जो सारणी बना रखी है ये बना सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन एक बनेगा, है ना। चलिए तो देखिए, ये जो चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन, और इसके साथ में जो अगला चैप्टर आएगा डिमांड वाला, राइट। तो 2 चैप्टर या 2 मिलकर एक यूनिट, ये जो तीसरी यूनिट बन रही है टोटल मिला के 17 नंबर की है, और इसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज एक एक नंबर के 4 आएंगे, मतलब 4 आएंगे, इसका मतलब टोटल 17 नंबर का है, 4 आएंगे, मतलब कि आपको इसको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। यदि वो 4 नंबर उठाने हैं तो उस 4 की तो कोई आईएमपी नहीं मिल सकती बेटा, उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को समझना पड़ेगा, है ना। डिमांड तक, उपभोक्ता संतुलन से लेकर डिमांड तक टोटल 17 नंबर का। तो 5 नंबर में ये ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो क्या है संबंध इनके बीच में, देखते हैं। यहां से सीधे चालू हो रहा है पेज नंबर 4 में, दोनों के मध्य दर्शाने वाले बिंदु, ठीक। प्रारंभ में कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों ही धनात्मक होती है। अब इसको आप कहां देखोगे, इसको आप देखोगे सारणी में देख सकते हो, और सारणी से अच्छा है आप इसको ग्राफ में देखो, पेज नंबर 5 में देखो, है ना। पेज नंबर 5 और 4 अभी थोड़ा सा आपको खोल के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, फटाफट देखो। ये ग्राफ दिख रहा है, ए एमयू दिख रहा है, ये ए से जो नीचे की तरफ आ रहा है ये एमयू सीमांत उपयोगिता, और ए से जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये टीयू है, जो ऊपर की तरफ घूम रहा है ना। तो ये टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता, ठीक है बेटा। तो आप देखोगे ए से जब टीयू टीयू ऊपर की तरफ जा रहा है ई तक, ई मिला, और इधर एमयू ए से जा रहा है बी तक, तो ये शुरू में दोनों धनात्मक है भाई। टीयू ऊपर जा रहा है ये तो धनात्मक है, और ए नीचे की आ रहा है ये भी धनात्मक है। एमयू ए से बी तक आता है तब तक तो ये धनात्मक होता है, पर बी से जैसे ही नीचे जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और आप देखोगे बी से कैमरा थोड़ा सा हिल गया, हाँ, बी से एक लाइन सीधे ऊपर की तरफ ई तरफ जा रही है, दिख रही है ना। एक्चुअल में मालूम है टीयू अपने आप में कुछ नहीं है, मतलब कुल उपयोगिता अपने आप में कुछ भी नहीं है। कुल उपयोगिता बनती किससे है, सीमांत उपयोगिता से बनती है। किससे बनेगी भाई, सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि उस एक पानी पतासे से मिलने वाली उपयोगिता। तो कुल कैसे बनेगा, कुल उस एक से बनेगा, एक एक जुड़ता जाएगा और कुल बनेगा, हाँ या ना। तो सीमांत उपयोगिता से क्या बनेगा, टोटल। तो आप देखोगे कि सीमांत उपयोगिता जब शुरू में बी तक जा रहे हैं अपन, बी पॉइंट तक, तब तक तो ये क्या है, धनात्मक है ना। भले से कम होती जा रही है पर है तो धनात्मक। तो ये इधर जुड़ती भी जा रही है कुल उपयोगिता के लिए, कुल उपयोगिता के लिए जुड़ती जा रही है, तो कहां, ई पर पहुंच गए। अब जैसे ही बी के आगे हम बढ़ेंगे तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, माइनस। तो वो कुल उपयोगिता को क्या करने लगेगी, घटाने लगेगी। अरे सीमांत उपयोगिता प्लस में थी तो दोनों प्लस होते जा रहे थे तो कुल उपयोगिता बन रही थी, हाँ या ना। कुल उपयोगिता क्या हो रही थी, बढ़ते हुए जा रही थी। पर जैसे ही सीमांत उपयोगिता माइनस हुई तो वो टोटल को क्या कर देगी, माइनस करना चालू करेगी, क्योंकि माइनस साइन आ गया ना। तो सीमांत कुल उपयोगिता ई के बाद क्या होगा, गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, क्योंकि एमयू क्या होने लग गया है, ऋणात्मक। भाई एमयू के हिसाब से चलेगा, तो एमयू अब ऋणात्मक हो रहा है तो अब कुल उपयोगिता भी क्या होगी, घटना चालू हो जाएगी। यही इनके बीच में संबंध है, ठीक है। अब जब जरा आ जाओ 4 पे, अपन इसको यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। प्रारंभ में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों ही धनात्मक होती है। क्लियर हो गया बेटा।
ठीक है। वस्तु की उत्तरोत्तर, मतलब उत्तरोत्तर इकाई का मतलब होता है एक के बाद एक। उत्तरोत्तर का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक। पानी पूरी आप जब खाते हो तो वो एक के बाद एक रखते जाता है कि नहीं, है ना। तो याद रखना उपभोग कैसा होना चाहिए, एक के बाद एक। तो वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। मतलब कि आ जाओ इस सारणी पर, ये जो सारणी बनी हुई है ना, वस्तु की इकाई एक, है ना। देखो पहले 85 से कितनी मिली, 40, ठीक। तो कुल उपयोगिता कितनी हुई, 40। दूसरे से कितनी मिली, 30, तो टोटल कितनी हो गई, 70, है ना। तीसरे से मिली 20, टोटल कितनी हो गई, तो तीसरी पर 20 मिला, तो क्या हुआ, टोटल उपयोगिता बढ़ी। आप देखोगे कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है, पर उसकी जो दर है, दर का मतलब एक रेट, परसेंटेज जो भी कहेंगे, है ना। पहले 30, पहले 40, फिर कितना मिला 30, फिर कितना मिला 20, फिर कितना मिला 10। बढ़ तो रहा है, पर बढ़ कैसा रहा है, घटता हुआ बढ़ रहा है। यदि 40 के बाद इसको 50 मिलता और फिर 50 के बाद में इसको 60 मिलता, तो हम बोलते हैं ये दर कैसी है, बढ़ती हुई दर है, राइट। पर ये अब दर कैसी हो गई, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। बात समझ में आई कि घटती हुई दर का मतलब क्या हुआ, भाई बढ़ तो रहा है, पर धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे जो उसमें जो जुड़ने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, हमेशा कम आ रहा है ना। यदि वो 50, 60 और 70 ऐसा मिलता तो बढ़ता, वो भी कौन सी, बढ़ती हुई दर से बढ़ता। समझ में आ गई बात। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कुल उपयोगिता हो रही है वो क्या हो रही है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। और हमने तो यही देखा, सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, निरंतर घटती जा रही है। एक सीमा पर पहुंचकर, मतलब बी वाले पॉइंट पर, ये शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक होने लगती है। ये भी क्लियर है। मतलब समझने का मतलब बेटा ये है कि हमें रटना नहीं है, ठीक है। फिर जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, हमने देखा सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है बी पॉइंट पे, तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। जरा देखो सारणी में, सीमांत उपयोगिता 5वें पॉइंट पर 0 हो रही है, ठीक। तो यहां पर कुल उपयोगिता कितनी है, 100। फिर जैसे ही छठी यूनिट हम लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, -10। तो ये -10 वो 100 को क्या कर देता है, घटा देता है। समझ में आई बात। तो जब सीमांत उपयोगिता कितनी है, 0 है, तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, अधिकतम। बेटा ये जो तीनों अपन ये जो संबंध पढ़ रहे हैं ना, इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे। वो लिख देगा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता होती है, घटती है, बढ़ती है, कुछ नहीं होता है। इन ये सभी आपको समझना पड़ेगा कि भैया सीमांत उपयोगिता जब क्या होती है, 0, तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। समझ में आ रही है बात। ये सारे पॉइंट एमसीक्यूज के हैं, ये हम ध्यान रख लो। देखो पहले वाले पॉइंट में क्या बोलेगा, पहले वाले पॉइंट में बोलेगा प्रारंभ में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों रिक्त स्थान होती है, तो तुमको समझना पड़ेगा दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक। वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, किस दर से, घटती हुई दर से, वृद्धि वाली दर से, है ना, समान गति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम लगाओगे घटती हुई दर से वृद्धि होती है। समझ में आ रही बात। फिर इसके बाद में वो पूछेगा सीमांत उपयोगिता वाला, ये तो मैंने बता दिया। अब चौथा पॉइंट, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। ये भी क्या बन जाएगा आपका एमसीक्यू। समझ में आ रही है। और यही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। यहाँ पर हम, यहाँ 0, ये जो बी वाला पॉइंट था सेचुरेशन पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगी, पूर्ण संतुष्टि। जब सीमांत, आगे वाला, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने
लगती है। मतलब सीमांत उपयोगिता के आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक, तब वो कुल उपयोगिता को भी क्या कर लेती है, माइनस या घटा देती है। ठीक, संबंध समझ में आया बेटा? अब आ जाओ, इसके बाद ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इसके नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है समझाया हुआ है। देखो, जब उसने बोला रेखीय चित्र के द्वारा समझाओ, तो ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, और ये नीचे जो लिखा है डायग्राम के बाद वाला पॉइंट, ये आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे ये हो रहा है, उस संबंध को समझाना पड़ेगा, है ना? ठीक है। और सिंपल सा वो पूछे भाई इन दोनों में संबंध क्या है, तो ऊपर वाले जो पॉइंट 5 पढ़े, 4-5 पढ़े वो, और चित्र की बजाय वो सारणी बनाना है। ठीक है। कुल मिला के आपको इसको नहीं वो छोड़ना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है या ऐसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये बहुत आईएमपी है। ठीक है। अब जो कि आज का हमारा टॉपिक है, सीमांत उपयोगिता का हास नियम। बेटा ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैं समझा चुका हूँ। कैसे समझा चुका हूँ? यही सीमांत उपयोगिता का हास नियम का नियम यही है कि जैसे जैसे एक आप लगातार किसी वस्तु का उपभोग करते जाओगे, तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी। यही क्या है, सीमांत उपयोगिता का हास नियम। ठीक है। ये देखो, यह उपयोगिता का मूलभूत नियम है। याद रखना, कौन सा नियम है? मूलभूत, है ना? आगे यदि आपको उपयोगिता को समझना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। यह है मूलभूत नियम। इस नियम को कहा जाता है कि चूंकि वस्तु, इसे मूलभूत नियम क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि वस्तु की अधिक मानक इकाई, क्या लिखा है? मानक। मानक का मतलब सर, मानक का मतलब एक जैसी। पानीपुरी का एग्जांपल क्यों लिया मैंने? क्योंकि पानीपुरी, हर एक पानीपुरी या पताशा कैसा होता है, एक जैसा होता है, बड़ा छोटा ऐसा नहीं होता। सपोज करो रोटी, आपने इतनी सी रोटी ली, इतनी सी छोटी सी पहली, और उसके बाद में बड़ी रोटी ली, राइट? तो शायद हो सकता है कि आपकी उपयोगिता बढ़ जाए, सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि पहले वाले में तो संतुष्टि हुई नहीं थी। या पहले आपने बड़ी रोटी ली और बाद में छोटी सी रोटी ली, तो वो छोटी सी रोटी में और आपको ज्यादा संतुष्टि हुई, क्योंकि अभी आपकी भूख खत्म नहीं हुई। तो वो नियम गड़बड़ा जाएगा। नियम तब लागू होगा जब रोटी का आकार समान हो। बात समझ में आ रही? पानीपुरी एक जैसी हो, समझ में आ रही? यहां पर क्या बन जाएगा, एमसीक्यूज। क्या एमसीक्यूज बन जाएगा बेटा? कि यदि इकाई का आकार बदल जाए तो क्या सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होगा? सही गलत बन जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं लागू होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीमांत उपयोगिता हास नियम की शर्त है कि जो इकाई है, जो आप एक उस वस्तु को लोगे, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए। मानक मतलब समान आकार, समान गुण, टेस्ट भी नहीं बदलना चाहिए उसका। समझ में आ रही बात? ठीक। मानक इकाई का मतलब समझ में आया। और लगातार उपभोग, अभी बताया था ना, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार कंज्यूम करना है, उपभोग करना है, खपत की जाती है। तो प्रत्येक क्रमिक इकाई से, क्रमिक मतलब वही लगातार इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। यही तो मैंने बताया था अभी। दूसरे शब्दों में, कुल उपयोगिता पहले कम दर पर बढ़ती है ना? यही हमने बताया था ना, अभी देखा था हमने। कुल उपयोगिता पहले क्या होगी, घटते हुए दर से बढ़ेगी। अभी वही बात को फिर से दोहराएंगे ना। कुल उपयोगिता पहले कम दर से बढ़ती है, अपने अधिकतम बिंदु पर जाती है, ये अधिकतम बिंदु ही, ठीक, और फिर अंततः गिर जाती है, और फिर क्या होती है, गिरने लगती है। यही क्या है, सीमांत उपयोगिता का हास नियम। तो ऊपर वाला जो दूसरे शब्दों में लिखा है उसके ऊपर वाला ध्यान रखो, नीचे वाला ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम एक मनोवैज्ञानिक कानून है।
कैसा नियम है? मनोवैज्ञानिक, दिमागी है ना, इसलिए इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। याद रखना, इसको संतोष का नियम भी कहते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतोष का नियम लिखो या मौलिक मनोवैज्ञानिक नियम लिखो। ठीक, ये दो नाम याद रखने आपको। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है, उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है, इसका मतलब बेटा हर जगह ऐसा होगा, सिर्फ इंडिया के लोगों के साथ नहीं, अमेरिका के लोगों के साथ भी यही होगा, अफ्रीका के लोगों के साथ भी यही होगा, किसी भी मानव के साथ यही होगा। इसलिए इसको क्या बोला है? सार्वभौमिक नियम बोला है। समझ में आई बात? यह पहली बार ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री एच गोसेन द्वारा वर्णित किया गया है। कई बार पूछे, मतलब यार मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, एमपी बोर्ड ये किसने दिया, किसने बोला, मतलब ये इसके आईएमपी क्यों है, इसका रीजन समझो। एक्चुअल में एमपी बोर्ड उम्मीद नहीं करता कि बच्चा, जो अभी तक के मैंने एमसीक्यूज बताए ना, कि इतना चीजों को समझ पाएगा। रियल में बोल रहा हूं, मैं तो खुला मुंह पे बोलता हूं। वो उम्मीद ही नहीं करते कि बच्चा इतनी चीजों को, टेक्निकल चीजों को समझ पाएगा। इसलिए वो ऐसे एमसीक्यूज बनाते हैं जो रटे रटाए हो। जैसे कि उपयोगिता हास नियम किसने दिया? गोसेन ने दिया। इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें याद करना है। तो वो जानबूझ के ऐसे पूछते हैं कि बच्चा याद करा हुआ आंसर कर दे और पास हो जा भाई, जा। रियल में बोल रहा हूं, नहीं तो सीबीएसई ये इनको पूछता ही नहीं है। वो तो सोच, सीबीएसई तो बोलता है समझ में आया कि नहीं वो चेक करना है। बहुत अंतर है बेटा सीबीएसई और एमपी बोर्ड। तो ये तुमको तो याद रखना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा किसने क्या क्या कहा था, है ना। जहां पर भी मिल जाए छोड़ना नहीं उसको। ठीक है। और उनका नाम गोसेन के पहले कानून। अच्छा, एमसीक्यूज भी क्या बनेगा मालूम है? गोसेन का पहला कानून कौन सा था? तो बोलेंगे उपयोगिता हास नियम, है ना। इस कानून के अनुसार जैसे कि हम किसी वस्तु की मानक अतिरिक्त, वही बात को फिर से बोल रहे हैं ना, हम किसी वस्तु की मानक अतिरिक्त इकाई का निरंतर उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, हर अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घट जाती है। फिर से वही बात बोलिए, नया कुछ नहीं है। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं में होता है। ठीक, इसलिए ये या होता है को हटा देना, ये या होता नहीं है। इसलिए यह इस नियम को मौलिक संतुष्टि का सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसकी मान्यताएं देख लिए। मान्यताओं का मतलब क्या होता है पहले भी बता चुका हूं, शर्तें, है ना, शर्तें, है ना। तो शर्तें क्या हैं? जो जो हमने इसके अंदर अभी पढ़ा वही शर्तें। जैसे उपभोग की सभी इकाई, गुण और मात्रा और आकार, यहां पर आकार भी लिख लेना, है ना, में समान होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? पानी बतासे का साइज और टेस्ट हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ठीक। दूसरी, उपभोग की सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए। ये वही आकार वाला यहां पर आ गया ना, समरूप होनी चाहिए। उपभोग लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक। उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमत स्थिर रहना चाहिए, कीमत नहीं बदलना चाहिए। देखो, तुमने 10 रुपए के 6 पतासे लिए और दुकानदार ने आपको ऑफर कर दिया, भैया और लोगे? हमने बोला नहीं। उनने बोला अब 5 रुपए में 6 खिलाऊंगा, पर अभी, आधे घंटे बाद नहीं, अभी। तो हम शायद बोल सकते हैं आने दें। क्यों बोल सकते हैं बेटा? क्योंकि अब हमको फायदा दिख रहा है उसमें, और 5 रुपए में 6 मिल जाएगा, आप हले यार। तो हमारा अब वो छठे के बाद में जो सातवां आएगा ना, 5 रुपए में जो 6 मिलेंगे, उसका जो पहली यूनिट आएगी उसमें हमको ज्यादा संतुष्टि मिल जाएगी। जो छठा यूनिट था ना, उससे ज्यादा संतुष्टि अभी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अब उसकी कीमत बदल गई है। अभी हम अगला जो कल टॉपिक है ना, वो यही होगा कि अब हम, अभी तो हम सिर्फ संतुष्टि देख रहे हैं, पर कल का जो चैप्टर है, टॉपिक है,
उसमें हम पैसे की तुलना करेंगे कि इतना पैसा दे रहा हूं, मिल ये रहा है, लूं कि नहीं लूं। हम लोग बाजार में ये करते हैं ना, टी शर्ट 400 रुपए की, हम बोलते नहीं चाहिए, 200 की तो सोचते हैं हाँ ये ले सकते हैं। तो ये क्यों होता है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वही है कि कीमत यदि ऊपर नीचे हो गई तो हमारी संतुष्टि भी गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो शर्त क्या है, कीमत स्थिर रहना चाहिए। आगे देखो, स्थापन वस्तु की कीमत भी स्थिर रहना चाहिए। स्थापन वस्तु तो समझते हो कि नहीं समझते हो, नहीं पढ़ाया वो, सॉरी वो तो आगे आएगा डिमांड में। स्थापन वस्तु का मतलब होता है एक वस्तु जो दूसरी वस्तु की रिप्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले। जैसे आपको चाय पीने की इच्छा है, चाय नहीं मिल रही तो आप बोलते हो ठीक है कॉफी है, आप कॉफी ले लेते हो। तो कॉफी ने चाय को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, मतलब उसकी जगह ले ली। तो स्थापन वस्तुओं की कीमत भी क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। तो पानी बतासे के साथ साथ मान लो उसका स्थान लेने वाली चीज कोई दूसरी और भी है, तो उसकी एकदम से रेट गिर जाएगा, तो आप क्या करोगे, अरे यार ये नहीं करके वो खा लेता हूं, है ना। तो हालांकि स्थापन वस्तु आगे डिमांड वाले उसमें समझ में आएगा, पर अब इतना बस ध्यान रखना है, ठीक है। आगे, उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक प्रोग्राम आता है एन टीवी एन पिक्चर पे, उसमें से एक सक्सेना जी है, तुम लोग शायद नहीं देखते हो। प्रोग्राम आता है, भाभी जी घर पे हैं, उसमें एक सक्सेना जी है, सक्सेना जी पागल है, उनको जितने चाटे मारो वो और बोलते हैं आई लाइक इट, है ना। तो वो वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए। यदि वैसा व्यक्ति हो तो उस पर ये सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। समझ में आ रही बात, पागल व्यक्ति पे। आगे, उपभोक्ता की आय, स्वभाव, फैशन, रुचि आदि में अंतर, आदतों में अंतर नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए उसने। यह नियम सुखमय आर्थिक दशा में ही लागू होता है, मतलब उसके पास पैसा होना चाहिए पर्याप्त, तो अच्छी सिचुएशन होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये था यहाँ पर सीमांत उपयोगिता और उसकी क्या शर्तें, मान्यताएं। अब आ रहा है इसके अपवाद, मतलब ये कहाँ लागू नहीं होता। तो सबसे पहले वहां लागू नहीं होता जहां पर इन नियमों का क्या हो जाए, उल्लंघन। समझ में आ रही बात। यदि मात्रा और गुण में परिवर्तन हो जाए, इकाई में उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, लगातार उपभोग नहीं करोगे, अभी एक पानी पतासा खाया फिर आधे घंटे बाद, तो वो हो सकता है उतनी ही संतुष्टि दे। समझ में आ रही बात। तो इन शर्तों में यदि आपने बदलाव कर दिया, मतलब इसमें इन शर्तों का पालन नहीं कर पाए, तो क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता का लागू नहीं होगा, और यही क्या कहलाएगा, अपवाद, पहला तो। ठीक। दूसरा ये है जो यहां पर लिखे हुए हैं, पैसा और महंगी धातु वस्तुएं जैसे सोना और चांदी, ये ऐसे होते हैं कि जितना मिलता जाए खुशी बढ़ती जाती है, पैसा मिलते जाए खुशी बढ़ती जाएगी, है ना, सीमांत उपयोगिता और बढ़ेगी। तो ये उल्टा हो गया, अपवाद हो गया। पढ़ना या संगीत सुनना, मतलब हॉबी, है ना, शौकिया तौर पर करने वाली चीजें, ये कभी इसमें संतुष्टि कम नहीं होती है ना। किसी को पढ़ना है या किसी को गाना सुनना उसकी हॉबी है, तो एक और सुनेगा या एक और किताब पढ़ेगा, उसकी हॉबी है, उसको अच्छा लगता है, उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं। ठीक। ज्ञान प्राप्त करना, यदि ये भी किसी की हॉबी है तो उसमें ये सीमांत उपयोगिता लागू नहीं होता। ठीक है। एमसीक्यूज बन जाता है बेटा, क्या बनता है कि निम्न में से किसमें सीमांत उपयोगिता लागू, हास नियम लागू नहीं होता। तो चार चीज में वो एक चीज ऐसी दे देंगे जिस पर लागू नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा यार इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन, जो कि इस चैप्टर का नाम है। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे। ये तो उसको समझने के लिए अभी हम क्या कर रहे थे, उसका बेसिक समझ रहे थे, आधार समझ रहे थे, राइट। तो कल हम ये देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही।